हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में बच्चों हम बात करने वाले हैं 76 नंबर चैप्टर की इंडियन पॉलिटी। लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत आपका चल रहा है। आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट बुक है। पॉलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स एटलीस्ट आपका जो सिलेबस है वह कवर करता है। इसके अलावा देखो कि अगर आप देखेंगे कि आखिर ये कवर क्या नहीं करता है, तो कुछ एनसीईआरटी के अगर हम बेसिक्स की बात करें जो कि आपके मेंस के लिए सीधी लाइंस आ जाती हैं, वो चीजें कवर नहीं होती। प्लस अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर की चीजें है ना, तो जब ये चीजें आएंगी तब आप इससे क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाते हो, तो इसके लिए आपको ये सारी चीजें साथ साथ में पढ़ना होता है। सो आज हम बात करेंगे विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान की। इसका मतलब क्या है? कुछ विशेष प्रावधान किए गए, किसके लिए किए गए? कुछ विशिष्ट वर्ग के लिए किए गए। तो विशिष्ट वर्ग का मतलब क्या है? जैसे कि हम शेड्यूल कास्ट की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, हम आंग्ल भारतीय समुदाय, यूरोपीय इंडियन की बात करें, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग की बात करें, तो यहां पर देखो आप एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखें कि अगर आप जंगल के सभी जानवरों को एक साथ बुलाएं और आप उन सबके लिए एक प्रतियोगिता रखें और उसमें आप ये कहें कि सबको पेड़ पे चढ़ना है, चाहे वह मछली हो, चाहे वह हाथी हो, चाहे वह बंदर हो, तो बड़ा ही अनफेयर सा कंपटीशन हो जाएगा। मतलब अगर अलग अलग वर्ग है, अगर अलग अलग लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी अगर कुछ ऐसी स्पेशल कुछ विशेषताएं हैं तो उसके हिसाब से उनके लिए कुछ स्पेशल जो प्रयास है वह सरकार करेगी। और इसलिए यूपीएससी ने 2023 मेंस में एक क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा था, सीधा एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहा था, और उस क्वेश्चन में यह कहा कि क्या विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करना समानता का उल्लंघन है? आपकी राय में क्या उल्लंघन है? तर्क दीजिए, कारण दीजिए। अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों, है ना। तो यहां पर विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान की हम बात यहां पर करने वाले हैं। ये आपका टेलीग्राम चैनल है @मंजू_PW_UPSC वाला। इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस, पीडीएफ, क्लास नोट, सारी चीजें आपको मिलती रहे। इसके अलावा जो बच्चे 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ना है, इंग्लिश भी उनकी वीक है अगर, तो आप इंग्लिश भी सीख जाएंगे और आप जीएस का एक पोर्शन भी कवर कर लेंगे, तो आपको ओनली आईएएस प्रारंभ वाला जो आपका यूट्यूब चैनल है, इस पे बच्चों अभी मैं 3 लेक्चर्स इसके ले चुकी हूं, है ना। हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, इंडस वैली एंड मॉडर्न पीरियड, और ये ट्यूसडे सैटरडे होता है। कल आपका लाइव क्लास होगा 12 बजे, वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इसकी भी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। कहीं भी मेरी क्लास होती है आपको जानकारी यहां मिल जाएगी। अब हम आते हैं अपने इस चैप्टर पे जिसमें कि हम बात करेंगे कि विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन टू रिलेटिंग सर्टेन क्लासेस। देखो, विशेष प्रावधान का आखिर औचित्य क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों महसूस होती है? तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर वाई के बारे में देखेंगे कि आखिर हमें इसकी जो जरूरत है वह क्यों है। दूसरी बात है कि इन वर्गों का आधार क्या है। अगर हमने कह दिया कि कोई एससी में है, कोई एसटी में है, कोई ओबीसी है, कोई सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस है, एससी बीसी है, तब ऐसे में ये जो वर्ग हैं आखिर हम किस आधार पर, हम यहां पर अब बात करेंगे कि इनका जो आधार है वह क्या है, और ये भी साथ साथ डिस्कस करेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसके आधार की बात की गई। फिर हम बात करेंगे कि एससी के लिए विशेष प्रावधान और एसटी के लिए, फिर हम बात करेंगे कि जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए, फिर हम आंग्ल भारतीय सदस्यों के लिए विशेष प्रावधान की बात करेंगे, और साथ में हम कुछ आर्टिकल्स भी देखेंगे कि इन सभी तमाम वर्गों से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, उनकी भी हम बात करेंगे। क्लियर हुआ? चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले विशेष प्रावधान का औचित्य क्या है, हम उस पर आते हैं। विशेष प्रावधान का औचित्य आखिर है क्या? बच्चों, हमने प्रियम्बल पढ़ा। व्हाट इज प्रियम्बल? व्हाट इज प्रियम्बल? हमारे संविधान का फर्स्ट स्टेटमेंट, जहां से संविधान शुरू होता है, पर ऐसा नहीं कि इसको शुरू में लिख लिया, इसको सबसे आखिरी में लिखा गया। संविधान की आत्मा भी कहा जाता है क्योंकि सारे संविधान का निचोड़ इसमें, मतलब मुख्य मुख्य सारी बातें आपको प्रस्तावना में मिल जाएंगी। तो जो प्रियम्बल है बच्चों, प्रस्तावना है, या इसको उद्देशिका भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उद्देशिका। तो अगर हम प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि
सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, कई तरह के न्याय की बात की गई। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, तो अगर हम ये कहें कि इसमें सामाजिक न्याय की बात की गई है, अब एनसीईआरटी का कुछ कॉन्सेप्ट आपको ये समझने में हेल्प करेगा, सामाजिक न्याय है ना। तो जो सामाजिक न्याय का जो उद्देश्य है, इसको प्राप्त करने के लिए हम काफी सारी कोशिशें करते हैं। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। अच्छा, आपने एक और, आपको याद होगा हमने मार्जिनलाइजेशन को पढ़ा था। व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन? किसको पढ़ा था हमने? किसी को याद आ रहा है कि सब भूल गए? हमने बच्चों मार्जिनलाइजेशन को पढ़ा था और हमने जाना था कि मान लो ये A4 साइज पेज है ना, और इसमें यहां पर एक जगह तो स्पेस बहुत ज्यादा है और दूसरी जगह जो स्पेस है वह बहुत कम है। हम इसको कह देते हैं मार्जिन। हम इसको क्या कह देते हैं? हाशिया कह देते हैं। और इसी मार्जिन और इसी हाशिया से बनता है मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण। मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण। और इस हाशियाकरण में कौन कौन आ जाते हैं? मतलब जिनके पास रिसोर्सेस कम हैं। यहां पर कौन से लोग आ जाते हैं समाज में? मान लो ये समाज है जिनके पास संसाधन कम है। अब इसमें कौन आएगा? SC, ST, OBC, वुमेन्स भी आएंगी, महिलाएं भी आएंगी, दिव्यांग भी आएंगे और भी कई लोग। तो ये अगर हम कहें कि बाकी ये जो तबका है यहां पर रिसोर्सेज भरपूर हैं, यहां पर राजनीतिक ताकत ऑलरेडी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर शिक्षा ज्यादा है, संसाधन ज्यादा है, इस तरफ के लोगों के पास आर्थिक विकास ज्यादा है। मतलब ये सोचो कि इस समाज का वो तबका जो कि काफी एक कहे कि ठीक स्थिति में है, वो इस तरफ है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे कि ये जो विशेष वर्ग है उसके लिए क्या विशेष प्रावधान है। दैट्स इट। ठीक है। तो यहां पर देखो कि प्रियम्बल या प्रस्तावना में जब हम सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो हम समानता व न्याय को प्राप्त करने के लिए, समानता व न्याय, समानता व न्याय को प्राप्त करने के लिए एससीज, पूरा ही लिख लेते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीय समुदाय, हेतु विशेष प्रावधान करते हैं, हेतु विशेष प्रावधान करते हैं, ताकि हम समानता और न्याय सभी के साथ बांट सकें। और इस प्रावधान की अगर हम बात करें, भाग 16 आर्टिकल 330 से लेके 342, भाग 16, 16, आर्टिकल 330 से लेके 342, 330 से लेके 342 तक कुछ प्रावधान किए गए हैं कि हम इन वर्गों के लिए क्या क्या विशेष प्रावधान कर सकते हैं। ठीक है। और इन विशेष प्रावधान में हमने क्या किया? इस वर्ग के लिए हमने कहा कि ठीक है हम आरक्षण देंगे। प्रावधान हमने क्या क्या किया उसको समझो। ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या प्रावधान किए इस वर्ग के लिए? आरक्षण, शिक्षा व नौकरी में आरक्षण, है ना, शिक्षा व नौकरी में, सीट का आरक्षण लोकसभा विधानसभा में, सीट का आरक्षण लोकसभा व विधानसभा में। सीट आरक्षित हमने की ना,
इसके अलावा सरकार कुछ विशेष राष्ट्रीय आयोग की भी बात करती है कि प्रॉपर सबके लिए राष्ट्रीय आयोग बने हैं। राष्ट्रीय आयोग और अन्य आयोग भी बनाए जाते हैं, जैसे कि पिछड़ा वर्ग के लिए कई आयोग बनाए गए राष्ट्रीय आयोग के अलावा। ठीक है, तो ये सारे जो काम है वह हम करते हैं कि राष्ट्रीय आयोग करेंगे, कुछ जांच आयोग बनाते हैं, इसको भी लिख ही लो। और इस तरीके से बच्चों हम जानते हो कि हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम इन सभी चीजों को प्राप्त कर, मतलब ये हम कर रहे हैं, इन वर्गों के लिए क्या प्रावधान है, तो ये प्रावधान हम कर रहे हैं, ये विशेष प्रावधान है। आया समझ में? ये विशेष प्रावधान होते हैं। आओ एक क्वेश्चन दिखाती हूं। प्रश्न देखो, स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए राज्य के द्वारा किए गए 2 प्रमुख विधिक पहल क्या है? ये 2017 का क्वेश्चन है। और 2023 में क्वेश्चन आया था वो मैंने आपको बता दिया कि वो कुछ किस तरह का था। ठीक है, पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन बताया, आगे भी बताऊंगी, फिर से डिस्कस करेंगे एक बार। तो यहां पर बेसिकली ये बात समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आ गई कि ये हमने क्या किया कि प्रियम्बल में जो हमारा सामाजिक न्याय हमने लिखा हुआ है, और इस सामाजिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, समानता व न्याय को प्राप्त करने के लिए ये वाला जो वर्ग था इसके लिए ये विशेष प्रावधान कर दिए। आरक्षण दे दिया शिक्षा नौकरी पदों में, आरक्षण सीट का कर दिया लोकसभा विधानसभा में, राष्ट्रीय आयोग बना दिया और जांच आयोग बना दिया। और इस तरह अगर हम ये कहें कि हमने ये, वैसे हम इनको 2 भागों में बांट के पढ़ लेते हैं। एक तो स्थायी हमने क्या किया, स्थायी रूप से एक राष्ट्रीय आयोग बना हुआ है। ठीक है, एक तो स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के प्रावधान किए कि स्थायी रूप से एक मान लीजिए आयोग बना हुआ, वो स्थायी प्रावधान हो गया। अस्थायी प्रावधान के हमने कुछ जांच आयोग बना दिया, अस्थायी प्रावधान हो गया। इसके अलावा दूसरा जो है, इसको भी खैर लिख ही लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने ये सारे काम इसमें किए जो यहां पर आपको दिख रहे हैं। तो हम इन सभी चीजों को 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो एक तो है आपका स्थायी व अस्थायी, स्थायी व अस्थायी, और दूसरा है आपका संरक्षणात्मक व विकासात्मक। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप बीमार हैं, मान लीजिए चलो टाइफाइड हो गया, जो कि यहाँ के पानी में बहुत ज्यादा होता है ना, टाइफाइड दिल्ली में, तो अब तो वैसे भी बरसात लग गई है, बरसात में बहुत ज्यादा इसका प्रकोप बढ़ जाता है, टाइफाइड, मलेरिया, बुखार, ये सारी चीजें। उसके पीछे कारण है कि पानी गंदा आने लगता है, और जब हम अवेयर नहीं होते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो साफ पानी पिए, है ना, थोड़ा सा उबाल के पानी पियो। अब देखो कि अगर मान लीजिए आपने क्या करना है कि अगर बीमार हैं आप, तो आप बीमार है तो आप बहुत ज्यादा अपना विकास कर पाएंगे या पहले बीमारी को दूर करेंगे? पहले बीमारी को दूर करना। कहा भी जाता है कि पहले लाइफ को बचाओ, उसके बाद लाइफ को बनाओ। पहले अगर वो जो नारा है ना, वो आप सोचेंगे कि जो भी ये शब्द लिखे जाते हैं ना बच्चों, उन शब्दों के पीछे बहुत गूढ़ रहस्य, बहुत गहरे अर्थ होते हैं। दीवारों पे आपने बहुत जो लाइंस लिखी होती आपने देखी होगी, बहुत सारी लाइंस लिखी होती हैं। आप अगर उनके अर्थ में जाएंगे ना, तो आपको सच में जीवन का सार समझ में आ जाएगा कि किसी इंसान ने शायद एक्सपीरियंस किया होगा इसको कई सालों तक, उसके बाद उसने इस लाइन को लिखा होगा। तो यहां पर देखो कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पहले बचाओ है फिर पढ़ाओ है। ऐसा क्यों है कि जब बचेगा तभी तो, जब बच पाएंगे तभी तो पढ़ पाएंगे, है ना। तो यहां पर देखो कि अगर हम SC ST और जो इस तरह का विशेष वर्ग है, अगर उनके खिलाफ, जैसे कि हम वुमेन्स की बात कर लें, अगर उनके खिलाफ अपराध ज्यादा है, उनके खिलाफ अत्याचार ज्यादा है, तो पहले तो आप उनको अत्याचारों और शोषण से बचाओगे। आपको याद होना चाहिए कि जब हमने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 की बात की थी, हमने कहा था कि भाई जरूरत क्या है। आज हमें लग सकता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, लेकिन जिस वक्त देश आजाद हुआ था, अगर उस वक्त भी जमींदारी प्रथा थी, उस वक्त भी एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण, दूसरी जाति का शोषण कर रहा था, तो ऐसे में पूरी इस बात की संभावना थी, जैसे कि आप दास प्रथा सुन लें, तो वहां पे समानता स्वतंत्रता किस काम की है? अगर समानता नहीं रहती ना, तो स्वतंत्रता हम कभी स्टैब्लिश नहीं कर पाते। तो यहां पर पहले तो शोषण से बचाओ और उसके बाद फिर विकासात्मक सरकार योजनाएं बनाए।
तो कभी भी याद रखो कि अगर मेंस में क्वेश्चन आता है कि सरकार ने किसी भी पर्टिकुलर वर्ग के लिए क्या किया, और आप देखेंगे कि मेंस में सीधे तौर पे लिखा हुआ है कि इस विशेष वर्ग के लिए सरकार, मतलब किसी भी विशेष वर्ग के लिए, तो आप इन बातों से अपना जो क्वेश्चन का आंसर है वो लिखना शुरू कर सकते हैं कि संरक्षात्मक और विकासात्मक इन दो भागों में हमने बांटा। फिर से ध्यान से सुनो कि अगर मान लीजिए सरकार पूछे, महिलाओं के लिए पूछ ले, SC ST के लिए पूछ ले, सब अलग अलग वर्ग है, बच्चों के लिए पूछ ले, बुजुर्गों के लिए पूछ ले, तब भी आप लिखो कि यहाँ पे हम इसको, नीचे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थायी तो रूप से चलो आयोग और जांच कमेटियां हैं, लेकिन पहले उनको क्या किया कि उनको जिस तरह की प्रॉब्लम्स है, पहले उन प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास किया और उसके बाद विकासात्मक गतिविधियों में वो भाग ले सके, उनका विकास हो सके, इसके लिए सरकार कुछ योजनाएं लेके आई। तो हमेशा हम क्या करेंगे, दो भागों में इसको बांटेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये बात हो गई, क्लियर है। तो विशेष प्रावधान का औचित्य हमने देख लिया कि विशेष प्रावधान को हमने दो भागों में बांटा, जिसमें कि हमने देखा कि कुछ प्रावधान का उद्देश्य है कि अन्याय व शोषण से बचाना, जबकि कुछ का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक हितों को बढ़ाना। तो स्थायी में हमने देखा कि कुछ स्थायी अंग है, जैसे कि हम इसमें नेशनल कमीशन फॉर एससीज की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज की बात करें, या नेशनल कमीशन फॉर बीसीज की बात करें, यानी बैकवर्ड क्लासेस। क्लियर है इतना? फर्स्ट क्लियर है कि विशेष प्रावधान का औचित्य आखिर क्या है। चूंकि संरक्षण की जरूरत होती है इसलिए संरक्षण दिया। आगे बात करेंगे वर्गों के आधार की। वर्गों के आधार का मतलब क्या है? वर्गों के आधार का मतलब क्या है कि आखिर आप जो विशिष्ट वर्ग के लिए संरक्षण, आरक्षण, सीटों का आरक्षण, शिक्षा, नौकरी में आरक्षण की बात कर रहे हैं, विशेष योजनाएं लेके आ रहे हैं, जांच और राष्ट्रीय आयोग बना रहे हैं, आखिर आप किस आधार पर यह कह रहे हो कि हम इसके लिए करेंगे? वो आधार क्या है? कि अब आप कह रहे हो कि नेशनल कमीशन फॉर एसटीज है, तो एससीज क्या है? नेशनल कमीशन फॉर एसटीज है। एसटीज क्या है? आंग्ल भारतीय क्या है? और वही बैकवर्ड क्लासेस क्या है? तो कुछ आधार तो होगा इसको मानने का, बस वही बात हमें समझनी है। तो देखो, जैसे कि हम देखें कि सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि जो एससीज है ना, समझो संविधान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति। आगे की लाइन लिखूं इसके पहले एक क्वेश्चन क्यों ना पूछ दूं? आगे की लाइन लिखूं उसके पहले एक क्वेश्चन पूछ लेती हूं। निम्न पर विचार करते हुए सत्य को चुनें। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। संविधान ने नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट किया है। संविधान ने आंग्ल भारतीय समुदाय को परिभाषित किया है। आपको बताना है सत्य इसमें कौन सा है कि सभी सही हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूं कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसमें गलत है, क्योंकि अभी मैं केवल SC ST की बात कर रही हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। इसका मतलब इसमें आगे क्या लिख दूं कि संविधान में SC ST किसे कहा जाएगा इसका कोई उल्लेख नहीं है। SC ST किसे कहा जाएगा, मतलब ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी, किसे कहा जाएगा इसका उल्लेख नहीं है। अब उल्लेख नहीं है तो कुछ तो जरूर किया होगा। उल्लेख नहीं है, आती है बात समझ में, लेकिन कुछ तो कहा होगा। हाँ, तो इसमें कुछ कहा है ना, और उसमें यह कहा है कि SC और ST कौन होंगे। ठीक है, इसके लिए संविधान ने यह अधिकार एक पदाधिकारी को दिया है। संविधान ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है। राष्ट्रपति को अधिकार है मतलब राष्ट्रपति इस बात को निर्दिष्ट करेंगे, निर्दिष्ट वर्ड आएगा
राष्ट्रपति निर्दिष्ट करेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है वह आखिर कौन होगा। ठीक है, तो संविधान ने ये तय करने का अधिकार किसको दे दिया, इंपॉर्टेंट है, संविधान ने ये तय करने का अधिकार जो है वह भारत के राष्ट्रपति को दे दिया कि SC ST जो है वह कौन है। इसमें एक बात और समझो कि अगर बच्चों हम राज्यों की बात करें, ठीक है, कि स्टेट के संदर्भ में, राज्यों के संदर्भ में SC ST कौन होगा, राज्य भी तो आरक्षण और सीटों की बात करते हैं, तो राज्यों के संदर्भ में कौन होगा, तो राज्यपाल केवल परामर्श देंगे। राज्यपाल के परामर्श से, इसमें भी राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति ही निर्दिष्ट करते हैं स्टेट के संदर्भ में भी कि राज्य के संदर्भ में भी SC ST कौन होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको याद रखना है कि राज्यों के लिए यह सूची अलग होगी। इसका मतलब यह है कि हर राज्य की रिकमेंडेशंस अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि वहां पे अलग अलग जातियां हो सकती हैं जो पिछड़ी हुई है, सरकार उनको आरक्षण की बात करती रहती है। तो बेसिकली राज्यों की जो सूची है SC ST की वो अलग अलग हो सकती है, नहीं हो सकती है, बताइए। जब आधार अलग अलग है, सिफारिशें अलग अलग हैं, तो राज्यों की जो SC ST की सूची है, राज्यों की सूची SC ST की अलग अलग हो सकती है। इसमें कोई परेशानी तो नहीं है आपको कि आप कहें नहीं मैम एक ही होती है, एक नहीं होगी, अलग अलग होगी। अलग अलग क्यों होगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग ऐसी कंडीशंस है। हो सकता है कि किसी राज्य में ऐसी जो जातियां जनजातियां रहती है जो कि पिछड़ी और उन्हें बाकी समाज की तुलना में जब तक उन्हें आप किसी तरह का कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं देते तब तक वो आगे नहीं आ पाए, है ना। तो यहाँ पर राज्यों की सूची जो है वे कैसी होंगी बच्चों, अलग अलग होगी। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे राष्ट्रपति का तो अधिकार है, लेकिन आगे फाइनल लिस्ट बनाने का काम कौन कर रहा है, आगे फाइनल लिस्ट बनाने का काम कौन कर रहा है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। अब फाइनल लिस्ट पब्लिश तो होगी ना, तो राष्ट्रपति थोड़ी पब्लिश करेंगे, राष्ट्रपति के अधिकार में है कि वो ये बता दे कि ये कौन है, लेकिन बच्चों फाइनल लिस्ट तो पार्लियामेंट ही तैयार करेगा ना, संसद ही तो जारी करेगा, इस एक्ट को बताएगा। तो यहां पर SC ST जोड़ने का और हटाने का जो काम है, SC ST कौन होंगे, सो राष्ट्रपति हैं, पर SC ST फाइनली जो लिस्ट का काम है वो संसद का होगा। SC ST जोड़ने व हटाने का काम किसको रखना है, किसको हटाना है, किन जातियों को रखना है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में, का कार्य ये केवल संसद कर सकती है। ध्यान रखना, केवल संसद ही कर सकती है। ही और भी मैं फर्क में बता चुकी हूं। ठीक है, ही मतलब क्या है कि केवल संसद, तो फाइनल सूची का काम कौन कर रहा है, पार्लियामेंट कर रहा है। इतना क्लियर है आपको। आगे चले, पिछड़ा वर्ग की बात बाद में करेंगे। इस बार 2024 में एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, जिसका आप आंसर इससे दे देंगे आराम से। देखो आपने अगर सही पढ़ा है आपको आंसर आ जाएगा पर्टिकुलर टॉपिक से। तो यहां पर देखो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, दो स्टेटमेंट पूछे हैं, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट। आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि वह राज्य का राज्यपाल है जो अब उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। अभी तो हमने बात की कि राज्य का राज्यपाल तो केवल परामर्श देगा। क्या बात की हमने अभी तक कि अगर हम स्टेट के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ पे SC ST कौन होगा, तो जो राज्यपाल है वो परामर्श दे रहे हैं, राज्यपाल परामर्श देंगे और राज्यपाल के परामर्श पर जो राष्ट्रपति हैं वह बताएंगे कि SC ST कौन होगा। राष्ट्रपति जो है वह ST को यहाँ पर किसके अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा है, एक के बारे में पूछा, ठीक है एक के बारे में बता दो। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। इसका मतलब क्या है, एक जगह जो अनुसूचित जनजाति है बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वह दूसरी जगह भी हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती हैं। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। तो जिस पढ़ाई से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो सबसे अच्छा रिसोर्स है। अलग अलग राज्यों में है ना अलग समुदाय निर्दिष्ट हो सकते हैं। यस डेफिनेटली। सो दूसरा स्टेटमेंट इसमें क्या है, सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है।
तो कौन सा स्टेटमेंट सही था? ऑप्शन नंबर बी। कोई कंफ्यूजन थी इसमें आपको? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है? कमेंट करके बताओ। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का भी जो आपका पेपर हुआ 16 जून को, उसका प्रश्न, अब तो रिजल्ट भी आ गया है ना। चलिए खैर, क्लियर हो गया, आगे चले। तो यहां पर हमने बात की कि जो वर्गों का आधार है उसमें क्या है कि फाइनल लिस्ट जो है वह पार्लियामेंट प्रिपेयर कर लेगा। अब ये तो बच्चों SC ST की बात हो गई। अब थोड़ी सी बात पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो जाए, पिछड़ा वर्ग की बात हो जाए। सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, समटाइम्स आपको यहां पर केवल SC BC समटाइम्स दिख जाता होगा, मतलब सामाजिक और शैक्षणिक, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो कुछ ऐसा वर्ग हो सकता है जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हो। अब अगर हम इस वर्ग की बात करें तो क्या ये संविधान ने परिभाषित किया है? तो संविधान द्वारा जो ये सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा समुदाय है, सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को परिभाषित नहीं किया, उल्लेख नहीं है। उसकी चर्चा होना और परिभाषित करना दोनों डिफरेंट है। परिभाषित नहीं है। अब परिभाषित नहीं है तो फिर कैसे होगा? तो फिर ये ऐसे होगा कि इसका जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास है। ये अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास अधिकार है। राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह निर्दिष्ट करें, वह बताएं, है ना, वह निर्दिष्ट करें कि कौन बैकवर्ड क्लासेस में आएगा। 2021 में 105वां संविधान संशोधन, दो 2021 में 105वां संविधान संशोधन हुआ और इस संशोधन में यह कहा गया कि राज्यों के संदर्भ में, राज्यों में भी तो इस तरह की सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस होगी। मतलब देखो, जो समाज सामाजिक रूप से और शिक्षा के रूप से पिछड़े हुए, तो हमारे आरक्षण का आधार तो यही है ना, समाज और शैक्षणिक पिछड़ापन। और ऐसे में देखो कि आर्थिक जो पिछड़ापन हमने ऐड किया था उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा था उसके आधारों में। लेकिन आज भी अगर हम देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वह क्या आधार है पिछड़ेपन का, तो सामाजिक और शैक्षणिक, और ये आधार आरक्षण का है। सो राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल से परामर्श करके, राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल से परामर्श करके राष्ट्रपति ही निर्दिष्ट करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा कि कौन होगा ऐसा वर्ग। ठीक है, लेकिन एक बात फिर से याद रखो कि ये जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इसकी जो फाइनल लिस्ट बनेगी, इस लिस्ट में किसे रखना है किसे नहीं रखना है, तो इसकी जो फाइनल लिस्ट है, जैसे कि SC ST कौन होंगे कौन नहीं, किसे हटाया घटाया जाएगा, वो पार्लियामेंट के पास ये पावर है। तो ये काम तो केवल संसद कर सकती है। आया समझ में? ये हो गया आपका पिछड़े जो वर्ग है उसकी बात। तो यहां पर ये वर्गों के आधार की बात हो गई। अब देखो जरा इसको देख लो, संविधान ने नागरिकों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को निर्दिष्ट किया है? नहीं किया है, क्योंकि इन दोनों को ही जो निर्दिष्ट किया है वो राष्ट्रपति कर रहे हैं। और यही बात तो यूपीएससी ने भी
24 में पूछी, तो राष्ट्रपति द्वारा बताया जाएगा कि एससी कौन होंगे, एसटी कौन होंगे और सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड जो क्लासेस है वह कौन होंगे। तो ये कौन है ना, किसे बनाया जाए ये है। और जब हम फाइनल लिस्ट की बात करेंगे तो फाइनल इसकी जो लिस्ट है वो पार्लियामेंट तैयार करेगी। क्लियर है? इतना क्लास के साथ साथ याद कर लो बच्चों। आगे देखो, संविधान में आंग्ल भारतीय समुदाय को परिभाषित किया गया। यस एग्जैक्टली, केवल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बाकी ए और बी जो है वह गलत है, तो सी भी गलत हो जाता है कि सभी सत्य है। अब आंग्ल भारतीय समुदाय की बात यहां पर की गई है और इसमें देखो जैसे कि वर्गों के आधार में हमने चारों वर्ग की बात की है ना, वर्गों के आधार में हमने यहाँ पर एससी की बात कर ली, एसटी की बात कर ली, सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास की बात कर ली, यूरोपीय इंडियन की बात कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि इसमें प्रॉपर परिभाषित किया गया है संविधान में कि यूरोपीय इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय ऐसे लोगों को परिभाषित किया गया है जिसका पिता या उसका कोई पुरुष पूर्वज या मतलब दादा है ना, पिता या पूर्व पुरुष जो पूर्वज है वो यूरोपीय वंश का हो। तो आंग्ल भारतीय समुदाय को कैसे परिभाषित किया? जिसका पिता या पुरुष पूर्वज यूरोपीय वंश का है। ठीक है, भारत में जिसका पिता या यूरोपीय वंश का है उसको आंग्ल भारतीय कहेंगे और इनके संरक्षण, इनके विकास के लिए अलग से कुछ प्रावधान किए गए इनके संरक्षण व आरक्षण के लिए। तो यहाँ पर देखो कि वे भारत में आकर बस गए, स्थायी रूप से ना कि अस्थायी तौर पर बसे, है ना। ये इस तरह स्थायी रूप से जो यहाँ पर आकर रह गए हैं, तो ऐसे लोगों ने जिन अपने उनके जो बच्चे थे, आगे वाली जनरेशन थी, उनको आंग्ल भारतीय हमने कह दिया। अब हम चलते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आगे प्रावधानों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, हम इन दोनों के प्रावधानों को एक साथ पढ़ेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, फिर पिछड़े वर्ग के लिए अलग है और आंग्ल भारतीय के लिए कुछ प्रावधान अलग है। बस हो गया आपका चैप्टर, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधानों को हमने 4 श्रेणियों में बांट लिया कि इनके लिए आरक्षण क्या है। देखो ये तो केवल एससी एसटी लिखा है, उन शब्दों को पढ़ो जो ज्यादा जरूरी है। इनके लिए आरक्षण की क्या बात है। दूसरी बात है कि ये दावा कैसे कर सकते हैं आरक्षण का। तीसरी बात है कि इनके लिए राष्ट्रीय आयोग कैसे बना है। और चौथी बात है कि अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण और अनुसूचित जनजाति का कल्याण। ठीक है, तो पहली बात हम करते हैं आरक्षण की कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण जो है उसकी बात हम करते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलो आ जाओ इस पे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। अब देखो कि ये आरक्षण जो है, पहली बात इसको समझो कि हमने कैसे दिया है आरक्षण। विधायिकाओं में जो लेजिस्लेशन है हमारे, विधायिकाओं में जैसे कि लोकसभा और विधानसभा, लेजिस्लेशन। ठीक है, तो विधायिकाओं में आरक्षण हमने कैसे दिया? जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में दिया। जितनी जनसंख्या होगी उस अनुपात में हमने सीट दे दी, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। विधायिकाओं में आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया गया। ठीक है, ये विधायिकाओं की बात हो गई। अब देखो दूसरी बात अगर हम कहें, मतलब लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण, इसको भी लिख ही लो, लोकसभा प्लस विधानसभा। सीटें रिजर्व है ना, उसी की तो बात की जा रही। कैसे दिया जाता? जनसंख्या के अनुपात में। विधानसभा में सीटों का आरक्षण। अब देखो कि पहले बच्चों जानते हो ये प्रावधान जो है वह केवल 10 वर्षों के लिए था। ये नहीं था, आज भी चली तो रहा है, बट मूल रूप से 10 वर्षों के लिए, मूल रूप से 10 वर्षों हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया था।
लेकिन अब सदियों से चला आ रहा जो अन्याय और अत्याचार था समाज के किसी वर्ग के प्रति, वो ऐसे थोड़ी ठीक होता कि 10 साल में ठीक हो जाएगा, और जब देश की खुद स्थिति खराब है। तो यहाँ पर मूल रूप से 10 वर्षों हेतु आरक्षण का जो प्रावधान था वह किया गया था। लेकिन हुआ क्या कि हर साल मतलब हर 10 वर्ष बाद अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, और आज तक चला ही आ रहा है। हर 10 वर्ष पर अगले 10 वर्ष के लिए, और लास्ट टाइम कब बढ़ा था किस संविधान संशोधन, हर 10 वर्ष पर अगले 10 वर्ष हेतु बढ़ा दिया गया। और 2019 में 104 संविधान संशोधन हुआ। 2019 में 104वां संविधान संशोधन हुआ, और इसके द्वारा ये जो आरक्षण का प्रावधान है 2020 में खत्म हो रहा था, तो 2020 से बढ़ाकर 2030 तक कर दिया। तो वर्तमान में ये 2030 तक लागू किस संविधान संशोधन से है? 2019 से। 2019 में जो 104वां संविधान संशोधन है उससे है। हो गया क्लियर? क्लियर हो गया आपको इतना? आगे चले, नेक्स्ट सेकंड वाला समझने की कोशिश करें। देखो ठीक से पढ़ोगे तो कठिन तो नहीं है चीजें, है ना, सरल है। फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकंड आपका ये हो गया, ठीक है, थर्ड एंड लास्ट आपका 4 इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि नौकरी व पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति का जो दावा है वह कैसे देखा गया। नौकरी व पदों के लिए नौकरी व पदों के लिए अनुसूचित जाति का दावा, ठीक है। चलो, तो देखो फर्स्ट इसमें आपको याद रखना है, मतलब अब अभी तक तो आप विधायिकाओं की बात कर रहे थे ना फर्स्ट वाले में, कि जो लेजिस्लेटिव्स हैं, विधायिकाएं हैं, उसमें आरक्षण की क्या बात की गई। लेकिन अब हम बात करेंगे नौकरी के लिए, ठीक है। तो इसमें यह कहा कि केंद्र व राज्य में नौकरियों में आरक्षण है ना, तो केंद्र व राज्य में पदों पर, जो सरकारी पद है, सरकारी पदों पर प्रशासन की कार्यकुशलता से समझौता किए बिना, प्रशासन की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल असर डाले बिना, SC ST के जो आरक्षण का दावा है उसको माना जाएगा। SC ST आरक्षण का दावा कर सकता है ना, और इनके दावों पर विचार सरकार कर सकती है। अब देखो आपको याद होगा, आप अगर लास्ट टाइम का यूपीएससी का कट ऑफ देखेंगे, प्रीलिम्स का 75 गया, उसके बाद 2-2 3-3 अंक कम होते गए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा, 2-2 3-3 अंक का अंतर था, है ना। तो यहां पर देखो कि ये जो व्यवस्था थी ना बच्चों, ये व्यवस्था जानते हो कब से शुरू हुई? बहुत कम लोगों को पता होगा। और ये व्यवस्था आपकी शुरू होती है 2008, और जिसमें कि 82वां संविधान संशोधन हुआ था, दैट इज इंपॉर्टेंट। 82वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2002 में, 2002 में हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था कि केंद्र व राज्य की परीक्षा में, केंद्र कट ऑफ आप देखते हैं ना अलग अलग आ जाता है, 2-2 3-3 नंबर कम करके। केंद्र व राज्य की परीक्षा में SC ST न्यूनतम अंक कम करने, SC ST का परीक्षा में न्यूनतम जो अंक है ना वो कम कर दिए जाते हैं ना,
न्यूनतम अंक कम करने, न्यूनतम अंक कम करने या पदोन्नति में मूल्यांकन, या पदोन्नति में मूल्यांकन, मूल्यांकन का जो मापदंड है उसको कम किया गया, मूल्यांकन का जो मापदंड है उसको कम किया गया। तो ये व्यवस्था जानते हो, जानते हम सब है, पर हमें नहीं पता कि 82वें संविधान संशोधन के द्वारा आई थी, है ना। सो मापदंड कैसे किए गए, कम किए गए। तो यहाँ पर नौकरी व पदों हेतु आरक्षण की बात हमने यहाँ पर कर ली, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों इतना। अब हम बात करते हैं इनके लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, ठीक है। चलो तो देखो, राष्ट्रीय आयोग की अगर हम बात करें, तीन आर्टिकल्स याद कर लो। राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन, तो आर्टिकल 338 में बना है नेशनल कमीशन फॉर एससीज, मतलब अनुसूचित अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग, एक आयोग बनाया गया प्रॉपर, जो कि ये देखेगा कि संविधान में जो प्रावधान किए गए इस वर्ग के लिए उसका लाभ मिले, या फिर जो सरकार योजना बना रही है उसका लाभ मिले, अत्याचार ना हो इन बाकी। और तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले सारे कमीशन। तो अनुसूचित जातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, 338A में है अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति हेतु, जनजाति हेतु, है ना। और अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग हेतु राष्ट्रीय आयोग, पिछड़ा वर्ग हेतु राष्ट्रीय आयोग, पिछड़ा वर्ग हेतु राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। अब देखो, तो ये एक साथ पहले नहीं थे, पहले मतलब पहले अलग अलग नहीं थे, पहले एक साथ ही एक कमीशन हुआ करता था, जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एक साथ था, मतलब एक ही कमीशन हुआ करता था। फिर ये बाद में अलग कैसे हुआ, ये बाद में अलग आखिर कैसे हुआ, है ना। तो देखो 2003 में 89वां संविधान संशोधन हुआ था, 2003 में 89 89वां संविधान संशोधन हुआ, और दो अलग अलग आयोग इसके लिए बनाए गए, एक एससी के लिए अलग और एसटी के अलग, और ये अस्तित्व में 2004 में अस्तित्व में आया, 2004 में अस्तित्व में आया, ठीक है। पिछड़ा वर्ग हेतु राष्ट्रीय आयोग, देखो पहले इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन कौन सा संविधान संशोधन था, यूपीएससी पूछ चुका है, एक संविधान संशोधन के द्वारा इसको भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ये किसने, क्रमशः देख लो, 338 ABC कुछ भी नहीं है, 338 में नेशनल कमीशन फॉर एससीज की बात की गई, 338A है तो नेशनल कमीशन फॉर एसटीज की बात की गई, और 338B में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई, जो पिछड़ा वर्ग हेतु राष्ट्रीय आयोग है। और अब ये भी संवैधानिक आयोग है, ये भी कैसा आयोग है, चूंकि संविधान में एक डेडिकेटेड आर्टिकल है, तो ये आयोग भी आपका कैसा हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट हम देखते हैं अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण जो है वह क्या होगा, और अनुसूचित जनजाति का कल्याण, ठीक है, इसकी हम और बात करते हैं। चलो, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण, अनुसूचित क्षेत्र कौन से क्षेत्र होंगे,
ऑब्वियस सी बात है कि भाई राष्ट्रपति बता रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र कैसे होंगे, राज्यपाल सिफारिश कर रहे हैं, राज्यों के संदर्भ में कुछ कुछ अधिकार राज्यपाल के पास होते हैं। कुछ विशेष राज्यों की स्थिति की बात करें, जैसे कि कल हम 77 जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें कि विशेष प्रावधानों की बात की गई है कुछ राज्यों के लिए, स्पेशल प्रोविजन है ना, जैसे कि हम नागालैंड, महाराष्ट्र, असम, मणिपुर, मिजोरम, इन सब की बात करेंगे तो उनके लिए कुछ अलग अलग दर्जे देखें, जिसमें कि राज्यपाल के पास विशेष पावर, जैसे कि असम की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बेसिकली इसमें अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और केंद्र के नियंत्रण की हम बात करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो ध्यान रखो कि इस तरह के जनजातियों के कल्याण से जुड़े हुए मुद्दे पर, है ना, जनजातियों के कल्याण से जुड़े हुए मुद्दे पर, जनजातियों के कल्याण हेतु राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। राष्ट्रपति के पास मतलब यहाँ पर ज्यादा पावर दी गई है इस संदर्भ में कि जो इस तरह के कमजोर वर्ग हैं उन सभी के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसके अलावा देखो कि 1960 में बेसिकली क्या किया गया, कुछ ऐसे आयोग भी होते हैं जो कि समय समय पर कि कोई जांच आयोग मान लीजिए बना लिया किसी कोई पर्टिकुलर ऐसी हमें समझ में आता है कि कोई हमें मापदंड चाहिए कि हम किस आधार पर करें, तो इसलिए हमने एक जांच आयोग बना दिया। शुरू में हमने बात की थी ना, स्थायी और अस्थायी कुछ व्यवस्थाएं हैं, तो कुछ हमने ऐसी अस्थायी व्यवस्था कर दी। तो यहाँ पर देखो कि ये कहा गया बेसिकली कि ऐसा आयोग संविधान लागू होने के 10 वर्षों में इस तरह के आयोग का गठन राष्ट्रपति करेंगे, और इसलिए 1960 में एक आयोग का जो गठन है वह किया गया। 1960 में जो आयोग का गठन है इस तरह से वह किया गया, और ये यूएन ढेबर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। 1960 में यूएन, आपने ढेबर आयोग सुना होगा ना, ढेबर है ना, तो इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। ये पहला आयोग था। फिर दूसरा है 2002 में एक दूसरा आयोग बनाया गया। 2002 में एक दूसरा आयोग बनाया गया, ठीक है। आपने भूरिया समिति सुनी होगी जिसने कि पेसा की बात की थी। पेसा एक पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, तो पंचायत समिति, अब वही तो इसलिए तो समिति बन गई। समिति बनी, उससे सिफारिश की कि हम पंचायतों के प्रावधान को भी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति समय समय पर इस तरह के आयोगों का जो गठन है वह करेंगे। तो भूरिया समिति, और भूरिया समिति जो है इसने अपनी रिपोर्ट 2004 में दी थी। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 2004 में दी थी, ठीक है। इसके अलावा देखो राज्यों को एसटीज के कल्याण हेतु केंद्र सरकार निर्देश दे सकता है। केंद्र द्वारा निर्देश मतलब अधिकार है देने का। केंद्र द्वारा निर्देश देने का अधिकार है। केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है कि आप पर्टिकुलर जो वर्ग है उसके कल्याण के लिए कोई आयोग जो है वह गठन करें। क्लियर हुआ इतना? ये चारों क्लियर हो गए कि इन चारों में क्या क्या है। देखो नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे अगर साथ साथ बनाओगे तो। अब आगे चलते हैं हम, और हम बात करेंगे पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की। SC/ST की एक साथ बात कर ली 4 पॉइंट्स में। कौन कौन से 4 पॉइंट्स हैं? ठीक है, पहला पॉइंट हमने यहाँ पर देखा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की क्या बात थी, और विधायिकाओं में आरक्षण। दूसरी बात हमने की नौकरी व पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति का दावा कैसे होगा कि प्रशासन की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और 82वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या कर दिया गया था कि परीक्षा में तो न्यूनतम अंक है और पदोन्नति के जो मापदंड है उसको कम कर दिया गया था, ठीक है। फिर हमने देखा कि राष्ट्रीय आयोग बनेगा, तो राष्ट्रीय आयोग 338A, B और 338 इनकी बात हमने कर ली, ठीक है। फिर हमने देखा कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन कैसे होगा, तो एक आयोग जो है वह राष्ट्रपति बनाएंगे। यूएन ढेबर बनाया था, जो भूरिया समिति है वह बनाई थी, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे और हम एक क्वेश्चन देखेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो क्वेश्चन देखो जरा। निम्न पर विचार करते हुए सत्य को चुनें। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि हर बार 15 वर्षों के लिए बढ़ाई जाती है। 15 वर्षों
या 10 वर्षों, जैसे कि इस बार जो हमने देखा कि 2020 से अब बढ़ाकर 2030 तक कर दी गई, तो 15 या 10 वर्षों। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नौकरी और सरकारी पदों के लिए प्रशासनिक कार्यकुशलता पर असर डाले बिना अनुसूचित जाति और जनजाति के दावों पर विचार किया जाए। ठीक है, यस, स्टेटमेंट राइट है। 2005 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 2 अलग अलग आयोग की व्यवस्था की गई। 2005 इसमें क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि 2003 में जो 89वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत SC/ST अलग आयोग की बात की गई थी। 2004 से अलग अलग आयोग अस्तित्व में आया, 338 फॉर SC, 338A फॉर नेशनल कमीशन फॉर ST। क्लियर? क्लियर है इतना? आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। देखो, पहली बात तो यह है कि हमने पिछड़े वर्ग के लिए जो विशेष प्रावधान किया ना, उसमें पहले तो हमने एक आयोग की बात की, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो पहले देखो कि 1999 की जब हम बात करेंगे, 1999 में एक राष्ट्रीय आयोग की बात तो की गई थी कि राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का आयोग होगा, राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान था, है ना। लेकिन ये प्रावधान ना संसद के अधिनियम के द्वारा था, और जब संसद अधिनियम बनाकर किसी संस्था को अस्तित्व में लाती है, संसद के अधिनियम से उसे अधिकार प्राप्त होते, तो उसको स्टैट्यूटरी कहते हैं, विधानिक कहते हैं। तो इसको पहले वैधानिक दर्जा था, तो संसद द्वारा अधिनियमित था, ये संसद के द्वारा अधिनियमित। ठीक है, तो फिर बाद में इसको संवैधानिक जो दर्जा है वह आखिर कैसे मिला? तो शुरू में हम देखेंगे कि देखो, पहले ये था, है ना, 102वां संविधान संशोधन होता है 2018 में, 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन 2018 में, और इसमें ना एक आर्टिकल ऐड कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, संवैधानिक स्थिति दोगे तो एक डेडिकेटेड आर्टिकल भी तो दोगे, 338B, है ना, और इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की जो बात है वह की गई कि एक प्रॉपर डेडिकेटेड कमीशन होगा, नेशनल कमीशन फॉर पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड। आया समझ में? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की जो बात है यहां पर वह की गई। क्लियर है? तो देखो, बेसिकली ये जो आयोग है वह क्या करेगा, ये अच्छा, राष्ट्रपति गठन करेंगे, और ये आयोग संवैधानिक सुरक्षा और वैधानिक उपाय क्या हो, एक रिपोर्ट जो है वह किसको देगा, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ये जो रिपोर्ट है वह कहां रखेंगे, संसद के समक्ष रखेंगे। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखेंगे। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं एक आयोग की। देखो, ये तो आयोग बन गया प्रॉपर, ठीक है, लेकिन समय समय पर और भी तो इस तरह के आयोगों की आवश्यकता होती है। तो सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस की स्थिति की जांच के लिए भी इस तरह के जो आयोग हैं बेसिकली वह बने हुए हैं। जैसे कि हम देखें कि ये आयोग स्थिति में सुधार व अनुशंसा के लिए जो सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस है, इस वर्ग की स्थिति में सुधार व समीक्षा हेतु सुधार व समीक्षा कौन गठन करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाएगा। क्या अब तक कोई इस तरह का आयोग बना है? बीपी मंडल सुना था क्या आपने? राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाएगा। क्लियर? तो देखो, 1953 में बना पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा बना 1979 में वीपी मंडल। तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग फर्स्ट पिछड़ा वर्ग आयोग, और किसकी अध्यक्षता में बना था? अध्यक्ष थे काका कालेलकर। समटाइम्स आप देखेंगे कि अध्यक्षों के नाम से ही जाना जाता है आयोग, काका कालेलकर, काका,
चाचा मत लिख लेना, है ना, काका ही लिखना, कालेलकर, ठीक है, काका कालेलकर, इनकी अध्यक्षता में पहला आयोग बना। इसने अपनी जो रिपोर्ट है, ठीक है, इसने अपनी जो रिपोर्ट है 1953 में ये बना था, 1953 में बना, ठीक है, और इसने अपनी जो रिपोर्ट है 1955 में दी थी। अब दूसरा आयोग बनता है 1979 में, वीपी मंडल, मंडल आयोग, बहुत मुद्दा था 1980-90 के दशक में पिछड़ा वर्ग आयोग का। वीपी मंडल, वीपी मंडल, है ना, वीपी मंडल आयोग बना 1979, है ना। और यहां पर देखो 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। ये जो आयोग है इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी और इसने ये कहा अभी वर्तमान में कितना रिजर्वेशन है ओबीसीज के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो इसने कहा कि जो भाई अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए आरक्षण जो है वह कितना हो, 27% हो। 27% के आरक्षण की जो बात यहां पर की गई थी वो इसी आयोग के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। समझ गए आप? तो पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, हमने यहाँ पर दो बातों को समझा। एक हमने बात की कि एक तो आपका जो ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, और इसको पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था, पहले संसद ने ही अधिनियमित किया था। बाद में 102वां संविधान संशोधन से एक आर्टिकल जुड़ता है 338B और इसको एक संवैधानिक दर्जा मिला। ये रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद को देंगे। दूसरा हमने देखा कि सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस की स्थिति की समीक्षा के लिए जो राष्ट्रपति हैं उनके पास ये पावर है कि इनकी स्थिति में सुधार और समीक्षा के लिए आयोग बना सके। तो एक पहला आयोग 1953 में बनता है, दूसरा आयोग 1979 में बनता है। पहला आयोग के अध्यक्ष कालेलकर जी थे और दूसरे आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल थे। वीपी मंडल के द्वारा यह कहा गया था कि ओबीसी की चूंकि अगर हम जनसंख्या की बात करें तो लगभग शायद 52% उस वक्त जनसंख्या में 52% ऐसे लोग थे जिन्हें कि हम सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस कह सकते थे और इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। इसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा 1980 की राजनीति में आप देखेंगे कि इस वक्त में अगर बीजेपी जो है वह सत्ता में आती है, इसी को एक बड़ा मुद्दा बनाती है। आप देखेंगे कि हर बार की जो राजनीति, जैसे कि आज ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन है उसके फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे, तो ब्रिटेन में जो बेसिकली पीएम है, अच्छा ब्रिटेन में जो हम देखेंगे पक्ष विपक्ष के नेता है, लगभग शायद 326 के आसपास पॉलिटिकल पार्टीज है जो वहां पर ले रही है, लेकिन फिर भी दो इंपॉर्टेंट पार्टीज वहां पर दिखाई दे रही है। जैसे कि इस बार इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस थी, वैसे ही वहां पर दो इंपॉर्टेंट पार्टी हमेशा दिखाई देती है, एक तो लेबर पार्टी, दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन जीता, ठीक है। तो रिजल्ट तो देख लीजिएगा, आज आ ही जाएंगे, आ गए होंगे शायद जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी। तो देखो बच्चों कि ब्रिटेन में भी क्या है कि जैसे कि भारतीय जो प्रवासी है ना उनकी संख्या ठीक ठाक है, हिंदू भी ठीक ठाक है, और ऐसे में वहां के जो नेता है वो मंदिर जा रहे हैं। वहां पे एक स्वामी नारायण करके एक मंदिर है ना, नेक्स्ट एंड करके कहा जाता है, नेक्स्ट एंड टेम्पल, वहां पर वो जा रहे हैं। तो वहां पर सबके अपने एक होते हैं ना कि भाई अलग अलग एजेंडा लेके पॉलिटिकल पार्टीज जो है वह सत्ता में आती हैं। तो 1980 के दशक में बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा था, है ना, 80 के दशक में वह जीती भी थी इस मुद्दे को लेके। तो ओबीसी आरक्षण 27% इस आधार पर किया गया कि अगर जनसंख्या में 52% जनसंख्या ऐसी है जो कि सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस में आती है तो हम उसको 27% आरक्षण देंगे। देश में बहुत मुद्दा गरमाया कि आरक्षण हो ना हो। 3 तरह के लोग थे, आरक्षण ठीक है इसको मानने वाले, आरक्षण ठीक नहीं इसको मानने वाले, और कुछ और भी लोग थे, है ना। अब देखो तो यहां पर हम देखेंगे कि जो नहीं, जिनको लग रहा था कि आरक्षण ठीक नहीं है, ऐसे लोगों का यह मानना था समानता का उल्लंघन है। बहुत पिटीशंस दायर की सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सारी पिटीशंस तो सबको मिला के एक फाइल बना ली, एक फाइल, और उसको इंदिरा गांधी माफ कीजिए, हाँ इंदिरा साहनी, है ना, इंदिरा साहनी वाद में क्या कहा कि रिजर्वेशन आप कितना भी दे दो, ऑल ओवर रिजर्वेशन 50% ही रहेगा, बाकी फ्रेश सीट जो है वह 50% होगी। तो रिजर्वेशन जो है वह 50% तक लिमिट कर दिया कि मोर देन 50% रिजर्वेशन है वह नहीं होगा। ये कहानी हम पहले पढ़ चुके थे एनसीईआरटी में। और अब देखते हैं लास्ट, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए कुछ विशेष प्रावधान, ठीक है। तो देखो इनके लिए प्रावधान क्या क्या किया गया है आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, कुछ आर्टिकल्स मैं आपको बताऊं। जैसे कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए शैक्षणिक अनुदान का विशेष प्रावधान 337 में है। क्या यहाँ पे शैक्षणिक अनुदान की बात की गई?
हाँ, शैक्षणिक अनुदान है ना, तो शैक्षणिक अनुदान के अगर हम प्रावधान की बात करें तो यहां पर 337 में है। तो कई आर्टिकल्स हैं। आंग्ल भारतीय कौन है? यूरोपीय इंडियंस की बात करें तो जिसका पिता या पूर्वज, जिसका पिता या पुरुष पूर्वज यूरोपीय वंश का हो, पर ये स्थायी रूप से भारत में रह रहा हो, ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए आया, यूरोपीय वंश, तो उसे हम आंग्ल भारतीय कहेंगे। और इनके लिए देखो, चाहे हम विधानसभाओं की बात करें उसको विशेष प्रावधान है, सेवाओं शैक्षणिक अनुदान की बात करें इनके लिए एक कमीशन भी है जो कि नेशनल एजुकेशन फॉर, कौन सा कमीशन है? शेड्यूल कास्ट वाला, ठीक है। तो यहां पर ये है। तो विधानसभा में विशेष प्रावधान देखो, आपको पता होगा कि लोकसभा में 2 सीटें पहले दी गई थी, 2 सीट थी। तो लोकसभा में यूरोपीय इंडियन इस समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते थे 2020 के पहले। वर्तमान में ये नहीं है। राष्ट्रपति जो है वह मनोनीत करते थे, राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। लेकिन जब ये देखा गया कि 140 करोड़ लोगों का देश है, ब्रिटेन की जनसंख्या जानते हो कितने? शायद 6 पॉइंट कुछ करोड़ है। तो यहां पर देखो कि राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। तो ये देखा गया कि अगर 300 मान लीजिए कि पूरे देश में 300 ऐसे लोग हैं जो कि समुदाय के हैं, तो 140 करोड़ लोगों के देश में क्या 300 लोगों के लिए 2 सीट देना ये सही होगा? और वो भी जब हम जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण की बात करते हैं तब। तो ऐसे में क्या किया गया? लोकसभा में 2 सीटें थी लिख दिया इसलिए मैंने, अब नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि अब इसको हटा दिया गया, और जिसके द्वारा हटा गया वो भी आपको याद रखना है कि बेसिकली 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में। 104वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। और इस संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ, और इसे आगे नहीं बढ़ाया गया, इसे आगे नहीं बढ़ाया। एक बात और जानो कि आपको पता है कि ना केवल लोकसभा बल्कि जो राज्यों की विधानसभा थी ना, राज्य विधानसभा में भी 1 सीट का आरक्षण पहले था। राज्य विधानसभा में भी 1 सीट का आरक्षण था, और इसे नाम निर्देशित कौन करते थे? राष्ट्रपति, राज्यपाल करते थे। लेकिन अब वर्तमान में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो 25 जनवरी 2020 से ये प्रभावी नहीं है। 25 जनवरी 2020 से प्रभावी नहीं है। ये पहले था, अब नहीं है। आगे समझ में? सो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2020 से ये प्रभावी नहीं है। अब चलते हैं सेकंड की तरफ, शैक्षणिक अनुदान और विशेष प्रावधान। पहले देखो, ये जो वर्ग है इसके लिए शैक्षणिक अनुदान, मतलब इस तरह की संस्थाएं अगर होंगी इस वर्ग के लिए तो सरकार उनके लिए शैक्षणिक अनुदान देगी, शिक्षा स्थापित करने के लिए अनुदान, ग्रांट, पैसा। और यहां पर कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए थे, उसको भी हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो यह है कि स्वतंत्रता के पहले कुछ पद आरक्षित थे कि केवल इसी वर्ग को दिए जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि कितना भी योग्य होगा, आपने आरआरआर मूवी देखी होगी कि जिसमें बहुत योग्य जो नायक था, ऑफिसर था, उसके बाद भी उसको बहुत लेट जो है वह उसको वो पोजीशन मिली थी जो वो चाह रहा होता है। तो बहुत ज्यादा हाई पोजीशन पर ही रखते थे। ऑब्वियस सी बात, उन्हें लगता था कि इंडियन है, हम इसको नहीं रखेंगे, तो ब्रिटिशर्स को ही वो पद दिए जाते थे। तो स्वतंत्रता के पहले कुछ पद आरक्षित थे। स्वतंत्रता के पहले आरक्षित थे कुछ पद स्पेशली, और ये जो पद है वो केवल इन्हें ही दिए जाएंगे, जैसे कि रेलवे, सीमा शुल्क और डाकतार, डाक, टेलीग्राफ लिख लो, ठीक है। तो ये जो सेवाएं है ना, ये केवल इन्हें ही दिए जाते थे। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि शिक्षण संस्थानों में केंद्र व राज्य विशेष अनुदान देंगे। जो इनकी शिक्षण संस्थान होंगे,
शिक्षण संस्थानों में केंद्र व राज्य विशेष अनुदान देंगे। ठीक है, लेकिन याद रखो कि इन दोनों लाभों को 1960 में समाप्त कर दिया गया। दैट इज इंपॉर्टेंट। इन दोनों लाभों को, इन दोनों लाभ लिख लो या प्रावधान लिख लो, इन दोनों लाभों को 1960, आप सोचोगे ना कि आज लागू क्यों नहीं है, तो कभी तो समाप्त हो ही गए होंगे ना, तो 1960 में समाप्त कर दिया गया। अब बात आती है एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की कि आखिर इनके लिए क्या कोई आयोग है, तो इनके लिए अलग से कोई आयोग नहीं है। तो बच्चों, जो नेशनल कमीशन फॉर एससीज है, ये कहता है, इसमें 338 जो आर्टिकल है, इसमें एक धारा 10 है, और ये जो धारा 10 है ये कहता है कि जिस तरीके से ये नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल कास्ट के लिए प्रावधान करेगा, इसमें उल्लेखित है कि एससी का मतलब आंग्ल भारतीय समुदाय को भी शामिल किया जाएगा। इसमें यह लिखा है कि एससी है ना, एससी का जो उल्लेख किया गया है उसमें आंग्ल भारतीय समुदाय को शामिल किया गया है। उसमें कहा कि जब एससी का मतलब माना जाएगा तो इसमें आंग्ल भारतीय सहित एससी माना जाएगा। क्लियर? क्लियर है इतना? आंग्ल भारतीय समुदाय हम समझ गए कि जिसका पिता पुरुष जो पूर्वज है वह यूरोपीय वंश का हो, उसे आंग्ल भारतीय कहेंगे। और यहाँ पर हमने ये 3 जो प्रावधान है इनकी हमने बात कर ली। सभी को क्लियर हो गया ये पहली बात? दूसरी बात, ठीक है, अब कुछ आर्टिकल्स बचे हैं उसको और हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इन तीनों प्रावधानों की जो बात है वह कर ली। ये आपका नंबर 1 है, ये आपका नंबर 2 है और ये आपका नंबर 3 है। इसलिए टॉपिक ज्यादा सेग्रीगेट कर देती हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो जब लिखो। ठीक है, आओ क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। दो 2022 के पहले तक राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यपाल विधानसभा में 1 सदस्य को मनोनीत करते थे 2022 के पहले तक। अरे अभी तो हमने बात की 2022 था कि 2020 था, तो 2020 25 जनवरी को इसको समाप्त कर दिया गया। मतलब उसके बाद से ये प्रभावी नहीं है, तो हम कह देंगे 2020 से पहले तक था। 22 है तो गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 2020 तक आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण का अंतिम विस्तार 105 संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। क्या ये संविधान संशोधन 105 था या ये संविधान संशोधन 104 था? तो यहां पर ये संविधान संशोधन थोड़ा सा चेक करो। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को इस समुदाय के लिए समान कार्यों के निर्वहन की आवश्यकता है। यस, डेफिनेटली। जिस तरीके से एससी के लिए काम करेगा उसी तरीके से ही आंग्ल भारतीय के लिए काम करेगा। एक क्वेश्चन और देखो। निम्न पर विचार करते हुए असत्य को चुने। संविधान के 65वें संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा 338 में संशोधन किया गया। क्या 65वां था? 65 संविधान संशोधन 1990 द्वारा एक सदस्यीय प्रणाली को बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति के आयोग में परिवर्तित करा। 89वां संविधान संशोधन 2003 338 में संशोधन करके जाति और जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को 2004 में 2 अलग अलग आयोग में बदल दिया। तो आपको बताना है कि इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताओगे। इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि पहले क्लास में ये करवा चुकी हूँ। आपको याद ना आए तो वो अब आपकी गलती है, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन करना चाहिए आपको, है ना। आओ आर्टिकल्स देखते हैं। तो अनुच्छेद क्या कह रहा है? 330 आर्टिकल कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है। जितना सीरियसली पढ़ोगे यूपीएससी निकालने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। जितना लापरवाही से पढ़ोगे इस बात की पूरी संभावना है कि आप केवल अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट और प्राइम ईयर्स बर्बाद कर रहे हैं, जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कोशिश करो कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कंटिन्यूटी के साथ, मतलब मैं ये नॉर्मल एडवाइस आपके लिए दे रही हूँ, है ना, एज अ सीनियर समझ दो कि ये अगर आपको ये लग रहा है कि आप वो डेडिकेशन नहीं दे पा रहे, वो यूपीएससी की जो डिमांड है आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उन बच्चों में से हैं जो कि 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। क्योंकि
इसमें से मुझे लगता है कि शायद 40-50, ये भी मैं ज़्यादा बोल चुकी हूँ, शायद 10,000 बच्चे ही ऐसे होंगे जिनके बीच में शायद कंपटीशन होगा, जो कि सही लेवल के होंगे। तो अगर आप ऐसे हैं कि आपके 4 साल से पढ़ रहे हैं, आज भी रिसोर्स फाइनल नहीं है, मैं बता देती हूँ कि इनको यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए। ऐसा बच्चा कि 4 साल से पढ़ रहा है, उसको आज भी रिसोर्स नहीं पता। जिसने 4 बार पॉलिटी पढ़ ली, आज भी उससे क्वेश्चंस सही सॉल्व नहीं होते। मेंस की उसको पकड़ नहीं है, करंट में क्या चल रहा है उसको पता ही नहीं है, वो कनेक्ट ही नहीं कर पा स्टैटिक से, और पढ़ाई आपकी 2-3 साल से चल रही है। मेंस प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, और एक लंबा समय आपको तैयारी करते हुए हो गया है। आप हमेशा कंफ्यूज है कि लंबे समय तक 2-3 साल हो गया, कुछ भी कवर नहीं लग रहा है, कुछ तैयार नहीं है, ना ऑप्शनल का सोचा है ना कुछ। तो ऐसी तैयारी खुद को भ्रम में रखने की है। ऐसे बच्चों को प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उन बच्चों में से मत बनो कि जो 10 लाख फॉर्म भर रहे हैं। अरे बहुत कुछ और करने को, जरूरी थोड़ी है कि सब यूपीएससी करे। तो मैं नहीं जी रही क्या, मैंने यूपीएससी नहीं करा तो क्या कुछ और नहीं कर रहे क्या? मैं टीचर बन गई, है ना, मुझे था कि नहीं मुझे टीचर बनना है तो मैं बन गई। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं 3-4 साल हो गए, मुझसे नहीं हो रहा है, या फिर मैं उतने डेडिकेशन, या तो डेडिकेशन से पढ़ो, देखना जब छोड़ने का सोचोगे ना, इस कदर डेडिकेशन आएगा कि नहीं अब तो पढ़ना है। तो समटाइम्स क्या होगा, एक कदम थोड़ा सा पीछे लेके भी आगे छलांग लगाई जा सकती है। सो यूपीएससी क्या है, एक गहरी खाई है, और 2 छलांगों में कभी भी गहरी खाई को पार नहीं किया जा सकता। तो यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन आपको करनी है, तो कोशिश करो कि जो टाइम आपने खुद को दिया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसमें आप पूरा डेडिकेशन, हार्डवर्क, कॉन्टिन्यूटी के साथ करें। लग रहा है कि नहीं कर रहे हैं, लग रहा है कि महीने में 2-3 दिन ही पढ़ रहे हो, तो आपको लगता है कि आप सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हो। आज पढ़ रहे हो, कल भूल रहे हो, आपको लग रहा है कि आप सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हो। रिवाइज करो, रिवीजन करो। और अगर लग रहा है कि भाई रिवीजन नहीं हो रहा, तो पता है कि बिना रिवीजन के तो सब बेकार है, साल भर जो पढ़ा था वो सब भूल जाएंगे, इस साल जो पढ़ेंगे वो अगले साल भूल जाएंगे, तो ऐसे में तो मतलब ही नहीं है ना तैयारी का। तो ऐसे बच्चों को प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, कुछ और सोच लो, कोई वनडे देख लो, वनडे एग्जाम, है ना, टेस्ट क्रिकेट क्यों खेल रहे हो। आगे चलते हैं। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की बात 330 में की गई है। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से लोगों का प्रतिनिधित्व। 332 में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। एक और टाइप के बच्चे छूट गए। आपको ये लगता है कि आपको कोई दूसरा आएगा, या आयोग का कोई सदस्य आके आपको झकझोर के कहेगा कि भैया पढ़ लो, पेपर है अगली बार, और आपका सिलेबस इतना सारा है, आपसे नहीं होगा, तो वो भी, ऐसे बच्चे भी प्रिपरेशन छोड़ दें। जिन्हें ये लग रहा है कि जब दूसरा आके हमारे लिए टाइम टेबल बनाएगा तब हम करेंगे, खुद से ही करना है, खुद से ही करना होगा। जितना खुद से चीजों पे मेहनत करोगे, उतना चीजें आपको समझ में आएंगी, है ना, क्योंकि एग्जाम तो आपको ही देना है। टीचर्स आपको गाइड करें, टीचर्स की भूमिका 10% है, 20% है, चलो 30% मान ली, बाकी 70% किसका है, आपका है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। 333 क्या कहता है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व। 334 कहता है सीटों का आरक्षण, विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, नियत अवधि के बाद समाप्त हो जाना, मतलब 10 वर्ष के बाद। 334 ये कहता है। 334 में एक और प्रावधान ऐड कर दिया गया, जो आपका 106वां संविधान संशोधन है, और उसमें चूंकि महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण की बात की, और ये जो है वो 15 वर्षों के लिए किया गया, महिलाओं वाला, ये 10 वर्ष के लिए, है ना। 335 कहता है नौकरी व पदों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति का दावा। 336 कहता है कुछ खास सेवाओं में आंग्ल भारतीय, ठीक है। 337 कहता है आंग्ल भारतीय समुदाय के हित में शैक्षणिक अनुदान का विशेष प्रावधान। ऐसे कर लो। 336 है, 337 है, 333 है, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये जो 3 आर्टिकल हैं, ये किससे संबंधित हैं, आंग्ल भारतीय से, ठीक है। वही अगर मैं आपसे कहूं कि आप केवल SC ST के भी छांटते, बस इसी तरीके से कर लें। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें अनुसूचित जाति और जनजातियों की बात 341 42 में की गई, और 342A में बात की गई कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन। फिर यहाँ पर आयोग की बात हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 338A और B, ये बात की गई है आपकी अनुसूचित जाति के लिए, राष्ट्रीय आयोग जनजाति मिशन। 339 क्या कहता है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। 340 कहता है कि पिछड़े वर्गों की स्थिति और जांच के लिए आयोग। ये था आपका आज का क्लास। इस मेंस को लिखने के लिए, मेंस के इस क्वेश्चन को लिखने के लिए मैं आपको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग बताती हूँ बच्चों। आप खुद से कोशिश करना लिखने की, है ना। खुद से कोशिश नहीं करोगे, कोई नहीं आएगा आपको लिखवाने के लिए। आप किसी से पूछ भी लोगे, वो तरीका बता देगा, लिखना तो आपको खुद ही है। जितना खुद से अभ्यास करोगे उतना ज्यादा सही रहेगा, है ना। लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि हम हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव ख्यालों में खोए रहें कि हमें सच्चाई ना अपनी दिखाई दे कि नहीं मुझसे तो हो जाएगा, मुझसे तो हो जाएगा, और हम समीक्षा नहीं करें कि पिछले 6 महीने में मैंने 6 घंटे भी पढ़ा है। थोड़ा सा खुद की समीक्षा कर लो, सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है।
कॉन्फिडेंस जरूरी है, बट ऐसा कॉन्फिडेंस एकदम शेख चिल्ली बने हैं, दिन में सपने देख रहे हैं कि भाई ठीक है मैं तो अब नेक्स्ट टाइम टॉपर बन जाऊंगा, 20 साल का हूँ 20 साल में टॉपर। इतना तो भाई सेंस रखो कि 21 साल में तो परीक्षा दोगे, तो पूरी संभावना इस बात की 22 साल में बनो, है ना। तो थोड़ा सा आपको सेल्फ रियलाइजेशन, थोड़ा अवेयर रहना है चीजों के लिए। लक्ष्य बनाओ, मतलब ऐसा भी नहीं कि बस हम सपने देख रहे हैं, तुम सच में ही केवल सपने में है, नींद में ही है। थोड़ा सा आपको अपना देखना पड़ेगा कि आपसे अगर नहीं बन रहा है मेंस आंसर राइटिंग तो क्यों नहीं बन रहा है, क्या कोशिश नहीं की, टीचर तो बता रहा है, आपने ही लिखना शुरू नहीं किया, तो गलती किसकी है। बहुत सारे बच्चों का आते हैं मैम कैसे आंसर लिखे, 8वीं 9वीं क्लास से आंसर लिखते तो आए हो, थोड़ा सा तब सा तो याद होगा, 8 9 10 11 12 पूरा कॉलेज कर लिया, 5 साल में इतना ही नहीं पता कि अगर आपको राष्ट्रपति की शक्तियां पूछी जाए तो वो आपसे लिखे। टफ क्वेश्चन आया, ट्रिकी क्वेश्चन आया, करंट अफेयर से रिलेट करके आया, और ऐसे कितने होते हैं, 30-40% होंगे, बाकी 30-40% तो सीधे, तो उनको क्यों नहीं लिख लिया। तो जब कोशिश नहीं करोगे, हाथ की जंग खोलोगे ही नहीं। ऐसे बच्चे जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गलती से प्रीलिम्स तो हो गया उनका, प्रीलिम्स तो हो गया, सरल आ गया था, हो गया, लेकिन मेंस की तैयारी नहीं थी, मेंस की तैयारी नहीं थी तो अब क्या करोगे। अब आपके पास जो 80 डेज और 75 डेज बचे हुए, क्या करोगे उसमें। आपको कोशिश करना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर आंसर राइटिंग कर सको, है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीख पाओगे। पूछा कि अनुसूचित जनजातियों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए राज्य की विधिक पहले क्या है, मेंस 2017 का क्वेश्चन है। तो पहले तो बताओ अनुसूचित जनजातियों को कि परिभाषित किस तरीके से किया। थोड़ा सा तो स्टम्प को, तो सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी आंसर क्वेश्चन को लिखने का, कि आंसर लिखने का, कि जो इंट्रो है, इंट्रोडक्शन में जो पूछा गया है आप उस टर्म को डिफाइन कर दें, जो पूछा गया है आप उस टर्म को क्या करें, डिफाइन कर दें। संसद द्वारा पारित कानूनी पहल, फिर आपने अधिनियम बना दिए कि अत्याचार निवारण अधिनियम बना, पेशा एक्ट बना, वन अधिकार अधिनियम बना, इसको एलोब्रेट कर दिया, लास्ट में निष्कर्ष बता दिया कि हाँ इनमें थोड़ी सी कमियां हैं बट सरकार ने फिर भी ठीक प्रयास किए, एक संतुलित उत्तर हो गया। हर क्वेश्चन टफ नहीं आता, सारी प्रिपरेशन करना टफ नहीं है। यूपीएससी के सिलेबस को बस साधना थोड़ा सा टफ काम हो जाता है, लेकिन सारी चीजें टफ नहीं है बच्चों, समझो उस चीज को। तो 76 आपके चैप्टर्स हो चुके हैं। कल हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 77 की, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। ठीक है, तो ये हम कल बात करने वाले हैं। एक बार फिर देख लो कि हमने आज की क्लास में बेसिकली पढ़ा क्या है। क्लास खत्म होने के पहले एक बार आपको बता दूं कि ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आपको ज्वाइन करना है। तो जो हमने पढ़ा है क्लास का नोट्स है ना, क्लास नोट्स, क्लास पीडीएफ, सारी चीजें, क्लास का लिंक, सारी चीजें आपको इस पे मिल जाती हैं। @मंजू PW UPSC वाला, इसको सर्च करके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, या स्कैन कर लो। इसके अलावा बच्चों कल 12 बजे मेरी इस चैनल पर क्लास होगी, 12 PM पर लाइव क्लास होगी आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न यानी मौर्योत्तर जो कलाएं हैं वह कैसी थी, पूरा हिंदी में, बात तो हिंदी में ही करते हैं ना, कुछ टर्म्स बस इंग्लिश में लिखवाऊंगी, यही समझ लो आप, तो इंग्लिश भी इस बहाने अच्छी हो जाएगी। तो आप कल इस क्लास को देखिए 12 बजे, ये होगी आपकी ओनली आइज प्रारंभ चैनल पर। ठीक है, अब तक 3 क्लासेस हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर मैंने चैप्टर नंबर 76 आज पढ़ाया है तो आप 71 से लेकर 76 तक पूरा रिवीजन करोगे। मेक श्योर करो कि नेक्स्ट कल 77 क्लास देखने के पहले आपने 71 से लेके 76 तक एक बार ठीक तरीके से रिवीजन जो है वह कर लिया। एक बार आज पढ़ लेना, इसके नोट्स आपने बना लिए होंगे, एक बार आज शाम को बैठ के पढ़ लेना, कल सवेरे बैठ के पढ़ लेना, इससे आए हुए जो क्वेश्चन एक बार उसमें दिमाग लगा लेना। आगे चलते हैं और इसमें जल्दी से देखते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर रिलेटिंग सर्टेन क्लासेस। इसमें हमने बात की विशेष प्रावधानों का औचित्य क्या है, SC ST कौन है, अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष प्रावधान, आंग्ल भारतीय के विशेष प्रावधान। शुरुआत हमने प्रियम्बल से की कि जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है वह ये कहता है कि ये प्रावधान आरक्षण शिक्षा के होंगे, राष्ट्रीय आयोग हम बनाएंगे, और जो हाशिया तबका पर लोग हैं हम उनके लिए कुछ प्रावधान करेंगे। ठीक है, तो हमने सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात हमने प्रियम्बल में की, और इसी समानता न्याय पाने के लिए हम लोगों के लिए प्रावधान करते हैं। ये प्रावधान दो तरीके से, स्थायी, अस्थायी, संरक्षात्मक और विकासात्मक होंगे। इसके अलावा हमने जाना कि वर्गों का आधार क्या है, तो संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति जो है वह कौन होंगे इसका उल्लेख नहीं किया गया है, बस राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो जाके बताएंगे कि कौन है। राज्यों के संदर्भ में ये जो सूची है वह अलग अलग होगी, और राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल से परामर्श करके राष्ट्रपति सूची को तैयार करेंगे, फाइनल लिस्ट पार्लियामेंट तैयार करेगा, केवल पार्लियामेंट तैयार करेगा। सोशली एजुकेशनल एंड बैकवर्ड क्लासेस की
सोशली एजुकेशनल में बैकवर्ड क्लासेस की अगर बच्चों हम बात करेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि बेसिकली इनको भी परिभाषित नहीं किया गया और ये भी राष्ट्रपति के पास अधिकार है। 121 माफ कीजिए 2021 में 105वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें यह कहा कि राज्यपाल से परामर्श करके राष्ट्रपति निर्दिष्ट करेंगे कि राज्यों के संदर्भ में सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस कौन होंगी। वर्गों के आधार को हमने समझा, हमने यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखा, ठीक है, कि अनुसूचित जाति जनजाति अगर ठीक तरीके से पढ़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा, मेंस के क्वेश्चंस भी आएंगे आपकी क्लासेस से। अब टॉपिक तो वही है, सारी चीजें तो हम पढ़ ही रहे ना, तो ऑब्वियस सी बात है कहां से आएगा। और तो यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण, इनका दावा क्या होगा, है ना, इसके आयोग क्या क्या होंगे वो भी हमने देखा, विशेष प्रावधान की हमने बात की, ठीक है, क्वेश्चन देखा, पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान की बात की, तो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान की बात की। क्लियर है इतना? ये आर्टिकल्स याद कर लेना और इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेना, इतना आपको करना होगा। तो कोशिश करना कि नेक्स्ट क्लास के पहले अभी तक जो आपने पढ़ा है 71 से 76 इसका रिवीजन कर लो और जो इन 5 क्लासेस में मैंने क्वेश्चन दी है उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो इतना आपको करना पड़ेगा क्योंकि बिना रिवीजन के तो बच्चों कई साल लग जाएंगे और आपका सिलेबस कभी कवर नहीं होगा। सैटरडे संडे अपना टाइम टेबल बनाओ कि सैटरडे संडे ने मुझे रिवीजन करना है या हाफ डे मुझे रिवीजन करना है, उसके बाद मुझे नया शुरू करना है। तो जो अब तक पढ़ चुके हो एटलीस्ट पहले उसको तो अपना बना लो, उसके बाद आगे चलना, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू so much.